अस्सलामुअलैकुम, मैं असदुल्ला खान हूं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशस्तों के मामले पर फुल कोर्ट इजलास कल होने जा रहा है। पहले भी इस पर समाअत हो चुकी है। 13 रुकनी बेंच बैठेगा और काजी फाइजा साहब की सदारत में सरबराही में यह बेंच कल समाअत करेगा। उसमें जवाब जमा कराना था इलेक्शन कमीशन ने, और इलेक्शन कमीशन ने कल अपना जवाब जमा करा दिया है। अब इलेक्शन कमीशन ने जो अपना जवाब जमा कराया है उसमें वो अड़ गया है। वो कहता है कि जी हमारा फैसला बिल्कुल ठीक है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को तो नशस्तें दी ही नहीं जा सकती। लेकिन मामला ये नहीं है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिल सकती हैं या नहीं मिल सकती। अब तो एक और नुक्ता उठ चुका है सुप्रीम कोर्ट में, और वो नुक्ता ये उठ चुका है कि ये उम्मीदवार जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में गए हैं ये आज़ाद कैसे थे, इनको आज़ाद डिक्लेयर क्यों किया गया है। इलेक्शन कमीशन इस सवाल का जवाब गोल कर गया है। जवाब देने की उसने कोशिश तो की है लेकिन गोल मोल करके जवाब दे चुका है, और बुनियादी तौर पर सहारा ले रहा है पेशावर हाई कोर्ट के फैसले का कि जी पेशावर हाई कोर्ट ने हमारे हक में फैसला दिया हुआ है। अब जवाब क्या जमा कराया इलेक्शन कमीशन ने, देखिए। एक तो वो कहता है कि जी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशस्तों की अहल नहीं है, इनको मखसूस नशस्तें नहीं मिल सकती, और उसकी बुनियादी वजह वो ये है कि वो कहते हैं कि 24 दिसंबर लास्ट डेट थी मखसूस नशस्तों के लिए फहरिस्त जमा कराने की, और चूंकि इन्होंने अपनी फहरिस्त जमा नहीं कराई थी इसलिए इनको मखसूस नशस्तें अलॉट नहीं की जा सकती, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिल नहीं सकती। दूसरा वो कहते हैं कि जो ये उम्मीदवार थे आज़ाद उम्मीदवार, यानी इनको वो पीटीआई का नहीं मान रहा, और वो कहता है कि जी जो उम्मीदवार थे ये खुद तहरीक इंसाफ नज़रियाती के निशान से दस्तबरदार हुए। वो कहता है कि ये तो तहरीक ये तो पीटीआई नज़रियाती का, वो जो आप जानते हैं कि वो को डार साहब थे जो नज़रियाती वाले थे जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी चंद घंटे पहले डेडलाइन से, तो इन्होंने कहा, इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि उन्होंने तो खुद अपना नज़रियाती का जो निशान था अपना खुद वापस ले लिया था। अच्छा, वो जाहिर है वो इसलिए वापस ले लिया था क्योंकि रौला पड़ गया था, बंदा उठा लिया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद उसने कहा कि जी मैंने तो नहीं पीटीआई को कहा कि मैं अपना निशान देने के लिए तैयार हूं, तो भाई साहब मुकर गए। अब वो दबाव से मुकरे या जैसे भी मुकरे, लेकिन मुकर गए, और तहरीक इंसाफ के लिए ये मुमकिन नहीं था कि फिर भी उनके निशान पर स्टिक करते और उनके निशान को बरकरार रखते। तो इलेक्शन कमीशन भी ये ताना दे रहा है कि जनाब ये तो खुद अपना निशान इन्होंने से दस्तबरदार हो गए थे, वापस ले लिया था और अपने निशान से दस्तबरदार हो गए थे। और कहता है कि जी नजरियाती के निशान से दस्तबरदार होने के बाद उम्मीदवार आज़ाद करार पाए। अब ये तो कह दिया इलेक्शन कमीशन ने कि ये आज़ाद करार पाए, लेकिन सवाल बुनियादी ये है कि ये आज़ाद क्यों करार पाए। ये तो आज़ाद करार नहीं पा सकते थे। वो सवाल जो जमाल खान मंदुखेल उठा रहे हैं, वो सवाल जो जस्टिस मंसूर अली शाह उठा रहे हैं, वो सवाल जो जस्टिस मुनीब अख्तर उठा रहे हैं, वो सवाल जो अतर मिन्नल्ला उठा रहे हैं, ये जजेस सवाल उठा रहे हैं कि निशान तो आपने चले वापस ले लिया था क्योंकि इनके इंटर पार्टी इलेक्शन दुरुस्त नहीं थे, मगर ये आज़ाद कैसे हो गए थे? तो ये पीटीआई के ही, इनका निशान तो चले आपने अलग अलग दे दिए, मगर इनको आज़ाद क्यों डिक्लेयर किया गया? ये तो पीटीआई के थे, इनको दूसरी जमात में जाने की ज़रूरत ही क्यों पेश आई? बुनियादी सवाल तो ये है। इस सवाल का कोई जवाब इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। और मैं आपको फिर याद दिलाता चलूं कि इलेक्शन कमीशन उस वक्त ये जोर देता रहा कि अपने आप को पीटीआई का मत कहें, यहां तक कि कुछ उम्मीदवारों को लेटर्स लिखे गए थे और कहा गया था कि आप अपने नाम के साथ पीटीआई का झंडा लगा रहे हैं अपनी कैंपेन में, अगर आपने ये रविश जारी रखी तो आपको इलेक्शन से दस्तबरदार करा दिया जाएगा, इलेक्शन के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, आप इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। लोगों को डराया गया कि भाई तुम पीटीआई का नाम इस्तेमाल मत करो, तुम पीटीआई के नहीं हो। हालांकि उसी वक्त सलमान अकरम राजा गए थे लाहौर हाईकोर्ट के पास और कहा था कि मैं आज़ाद नहीं हूं, मैं तो हूं ही पीटीआई का, मेरा सर्टिफिकेट लगा हुआ है पार्टी का और मेरे कागजात नामजदगी के साथ मैंने अपना सर्टिफिकेट पीटीआई का लगाया हुआ है, मुझे आप निशान नहीं देना चाहते तो ना दें, मुझे आज़ाद कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं? ये वो बुनियादी सवाल है जिसका इलेक्शन कमीशन ने अपने जवाब में जवाब नहीं दिया, और वो कह रहा है कि ये नजरियाती के निशान से दस्तबरदार होने के बाद आज़ाद करार पाए थे। फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हवाले से एक और नुक्ता उन्होंने अपने जवाब में लिखा है। वो कहते हैं कि जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का जो आइन है उसके मुताबिक कोई भी गैर मुस्लिम शख्स इस जमात का हिस्सा नहीं हो सकता। तो चूंकि कोई गैर मुस्लिम शख्स नहीं हो सकता तो अक़लियतों की नशस्तें इनको नहीं दी जा सकती, क्योंकि इनका अपना आइन ये कहता है कि कोई गैर मुस्लिम शख्स इस जमात का हिस्सा नहीं होगा। तो इसलिए ये जो मखसूस नशस्तें हैं अक़लियतों की, वो तो इस जमात को मिल ही नहीं सकती। ये नुक्ता उन्होंने उठाया है। और फिर कहा है कि हाँ, इस तरह की बातें जो है इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने उस बुनियादी सवाल का जवाब मांगने में कामयाब हुई है या नहीं, हासिल करने में कामयाब हुई है या नहीं, क्योंकि अपना बुनियादी सवाल उनका वही था जो मैं पहले भी कह रहा था
कि ये जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में लोग आए हैं, इनको सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में आना क्यों पड़ा। ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में आ ही नहीं सकते थे, तो थे ही पीटीआई के। तो जब ये पीटीआई के थे, इनको आज़ाद क्यों डिक्लेयर किया गया, इलेक्शन कमीशन ने इसको आज़ाद डिक्लेयर क्यों किया। यहाँ तक कि ये सवाल भी उठा था कि अगर इनको आज़ाद कहा गया है तो ये गैर आइनी है, क्या इलेक्शन कमीशन इसका अपने इस अमल की दुरुस्ती कर सकता है, इलेक्शन कमीशन इसका की इस्लाह कर सकता है और कैसे कर सकता है। तो ये बुनियादी सवाल उठ रहा है। अब देखें कल काजी फैसल साहब जिनके सवालात की नौयत बिल्कुल मुख्तलिफ है, और पहली समात में तो वो लड़ते झगड़ते दिखाई दिए अपने साथियों से, पहले दोनों समातों में, और लड़ते झगड़ते दिखाई दिए और कहते रहे कि जी सवाल मत करें, सवाल मत करें, सवाल मत करें, बोलने दें, फैसल सिद्दीकी को बोलने दें, आप सवाल ना करें, क्योंकि अगर आप सवाल करेंगे तो फिर जो है वो क्या इसका जवाब जो है वो कैसे, यानी फिर समात आगे कैसे बढ़ेगी। तो ये काजी फैसल साहब जो है वो ये सारी बातें करते हैं। तो कल देखेंगे कि क्या होता है। अब आ जाइए, एक और ख़त लिखा गया है, और ये ख़त पाकिस्तान बार काउंसिल ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फैसल साहब को लिखा है, और इसमें कहा है कि जनाब लाहौर हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है उसको सीनियर मोस्ट जज को ही लगाया जाए। सीनियर मोस्ट जज को जुडिशल कमीशन का इजलास होना है और उसमें फैसला होना है कि किसको लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस लगाना है। पिछले दिनों एक हसनात मलिक साहब ने स्टोरी दी थी, और वो कह रहे थे कि जस्टिस आलिया नीलम साहबा जो हैं उनको लगाने का, चीफ जस्टिस लगाने का मंसूबा बनाया जा रहा है। लेकिन इससे बहुत सारे आइनी बहरान पैदा हो जाएंगे, आइनी सुकुम इसमें पैदा हो जाएंगे। मसलन आप देखिए कि अगर फ़र्ज़ करें कि जस्टिस आलिया नीलम जो लाहौर हाई कोर्ट में तीसरे नंबर की जज हैं, मलिक शहजाद साहब के जाने के बाद जो बाकी 3 सीनियर मोस्ट हैं उसमें तीसरे नंबर पर आती हैं जस्टिस आलिया नीलम, शुजात अली खान, जस्टिस अली बाकर नजफी, और उसके बाद फिर जस्टिस आलिया नीलम आती हैं। अगर आप आलिया नीलम साहबा को लगा देते हैं तो बाकी दोनों जजेज सुपरसीड हो जाएंगे। अगर वो सुपरसीड हो जाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अपने वक्त से पहले उनको रिटायरमेंट लेना पड़ेगी। तो ये तो एक ऐसा रास्ता खुल जाएगा कि अगर फ़र्ज़ कीजिए कि आपको किसी किसी जज से जान छुड़ानी है, मसलन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अगर आपको जस्टिस, मिसाल दे रहा हूँ मैं, ऐसा है होगा नहीं लेकिन मैं मिसाल दे रहा हूँ कि अगर फ़र्ज़ करें आपको जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के फैसले पसंद नहीं आ रहे और आप चाहते हैं कि मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो है उनसे जान छुड़ाई जाए, तो आप क्या करेंगे कि आमिर फारूक साहब को सुप्रीम कोर्ट लेकर आएंगे, एलिवेट करेंगे, और उनके बाद जो मोहसिन अख्तर कियानी के नीचे कोई जज होगा उसको आप उठाकर चीफ जस्टिस बना देंगे और मोहसिन अख्तर कियानी सुपरसीड हो जाएंगे। तो मोहसिन अख्तर कियानी से देखें, यानी ये तो जज को फारिग करने का फिर जो तरीका है कि आप उसके खिलाफ रेफरेंस जाता है सुप्रीम जुडिशल कोर्ट, यानी एक जज को फारिग करना कोई आसान बात नहीं है। तो यहाँ तो जज फिर झटके से फारिग होना शुरू हो जाएगा, यानी बगैर किसी जुर्म के, बगैर किसी वजह के फोर्सफुली वो रिटायर हो जाएगा। तो ये तो सारे का सारा ढांचा ही खराब हो जाएगा, स्ट्रक्चर ही खराब हो जाएगा। तो पाकिस्तान बार काउंसिल ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा है कि यूं ना किया जाए, खराबी पैदा ना की जाए, और लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस मलिक शहजाद के सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद जो सीनियर मोस्ट जज हैं उनको चीफ जस्टिस लगाया जाए। यही रिवायत चली आ रही है और ये ठीक रिवायत है और इसी रिवायत को चलने देना चाहिए। अब ये आसान नहीं रहा हुकूमत के लिए, जुडिशल कमीशन के लिए, कि वो बैठ के तो अपनी मर्ज़ी का कोई जज नीचे से उठाएं और अपनी मर्ज़ी का जज उठाकर उसको चीफ जस्टिस बना दें। जो आपको सूट करता है, जो आपका हम ख्याल है, जो आपकी बात मानता है, उसको आप उठाएं और चीफ जस्टिस बना दें। अपना बंदा चीफ जस्टिस लगाने के लिए पूरा इदारा तबाह कर दें। पहले ही इदारे का बुरा हाल है, 140वें नंबर पर इसकी रेटिंग पड़ी हुई है। तो ऐसे में अगर आप इस इदारे को मज़ीद तबाह करना चाहते हैं तो इसका बचेगा क्या। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता है, तो इसीलिए पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से खत लिखा गया है। तीसरी बात जो राना सनाउल्लाह साहब ने कही है मोहम्मद ज़ुबैर के बारे में, ज़ुबैर साहब ने आपको पता है इंकशाफात किए और उन्होंने कहा कि दो दिन पहले बहुत तफसील से उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि मुझे मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ ने भेजा था जनरल बाजवा के पास। फिर उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा के नवाज शरीफ के साथ राब्ते में रहे हैं तरीक़े-ए-दम एतमाद लाने के लिए और हुकूमत ख़त्म करने के लिए। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मुझे कहा गया था कि बड़ी राजदारी रखनी है, राजदारी के साथ काम करना है, ये सारा कुछ हुआ था। तो अब राना सनाउल्लाह साहब ने इसको रिस्पॉन्ड किया। राना साहब कहते हैं कि ये सारे जो हैं, जो मोहम्मद ज़ुबैर बातें कर रहे हैं, ये अंदाज़े हैं, क्योंकि मोहम्मद ज़ुबैर तो कभी नवाज शरीफ वगैरह के इतने करीब रहे ही नहीं हैं। ये इस बात में मुझे इसलिए कमज़ोर बात लगती है क्योंकि मोहम्मद ज़ुबैर जो हैं वो तो मरीम नवाज़ के तर्जुमान रहे हैं और नवाज शरीफ के तर्जुमान रहे हैं। तो जो शख्स तर्जुमान होता है वो तो सारी बातों से आगाह होता है, उसको सारी बातें बताई जाती हैं तो वो तर्जुमानी करता ना। वो तो कोई भी मामला होगा जो मीडिया ने सवाल करना है तो वो पूछेगा सबसे पहले नवाज शरीफ को फ़ोन करके कि मियाँ साहब ये मीडिया इस बारे में सवाल कर रहा है, क्या कहना है। तो मियाँ साहब बताएंगे, तो फिर मियाँ साहब खुद नहीं बताएंगे, उनका तर्जुमान फिर मीडिया को बताएगा, जो कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब रहे हैं। तो मोहम्मद ज़ुबैर के बारे में ये कहना कि ये तो बिल्कुल
ये वो हैं अंदाज़ा लगा रहे हैं, क्योंकि ये तो उनके करीब ही नहीं रहे, तो ये बात मुझे हकीकत पर मबनी दिखाई नहीं देती, झूठ मालूम होता है। और फिर मोहम्मद ज़ुबैर साहब अगर करीब नहीं थे तो फिर नवाज शरीफ ने उनको जनरल बाजवा से मुलाकात करने के लिए क्यों भेजा था? क्योंकि करीब तरीन शख्स को ही भेजा जाता ना, बाएतमाद शख्स को भेजा जाता ना। नवाज शरीफ और मरीम नवाज ऐसे ही किसी शख्स को उठा के तो जनरल बाजवा से मुलाकात करने और अपना पैगाम देकर नहीं भेजेंगे। पैगाम रसानी तो बाएतमाद और करीबी शख्स से की जाती है। तो जब PDM बनने से एक हफ्ता पहले जाकर वो मुलाकातें कर रहे थे PDM बनाने के लिए और जनरल बाजवा के साथ वो सारी बातें हो रही थी कि हुकूमत का खात्मा किया जाए, तो उस सिलसिले में जब ज़ुबैर साहब को भेजा जा रहा था तो कैसे मुमकिन है कि वो नवाज शरीफ और मरीम नवाज के इतना करीब ना हो और तर्जुमान भी हों और उनको पैगाम रसानी के लिए भी भेजा जाए? तो राना सनाउल्लाह की बात मुझे कमज़ोर दिखाई देती है और साफ जाहिर है कि जब उनके पास कोई माकूल जवाब मौजूद नहीं है, कोई मजबूत जवाब मौजूद नहीं है, तो वो फिर इस तरह की बातें करके जान छुड़ा रहे हैं। आखिरी बात यह है कि मलकू होते हैं जनाब एक सिंगर, उनको आप जानते हैं कि बरतानिया में उनको शोज़ करने और उनको जाने से रोक दिया गया था, क्योंकि ख़तरा था कि वो वहाँ जाएंगे तो कैदी नंबर 804 के गाने गाएंगे, नाकदा कोका गाएंगे, और बरतानिया में चूँकि बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स रहते हैं तो वहाँ पर एक माहौल बन जाएगा, वीडियोज़ वायरल होंगी और खूब वहाँ पर जो है वो चर्चा हो जाएगा और एक पता नहीं आग लग जाएगी, क्या हो जाएगा। तो मलकू को रोक दिया गया। मलकू ने अज़हर सिद्दीक़ साहब के रेफरेंस से एक उनकी वसातत से एक दरख्वास्त हाई कोर्ट में दायर की कि मेरा नाम निकाला जाए, लेकिन फिर मलकू को समझ आई कि नहीं, इस तरह से तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि अदालतों से नाम निकाले जाने के बाद भी कई चीज़ गवाह हैं वाक़यात हाल ही के कि लोग ट्रैवल नहीं कर सकते। तो उनको लगा कि हाई कोर्ट अगर फैसला दे भी देगी तो लोग ट्रैवल तो नहीं कर सकते। तो फिर मलकू ने गाना गाया और वो स्टांजा जो है वो मशहूर हुआ, फिर उनकी जो साथी सिंगर हैं उन्होंने भी गाया, उनका भी मशहूर हुआ। आज की डेवलपमेंट ये है कि मलकू ने लाहौर हाई कोर्ट से अपनी दरख्वास्त नाम निकलवाने वाली वापस ले ली है। यानी मलकू को अब उम्मीद है कि अब हाई कोर्ट की मुदाखलत की ज़रूरत नहीं रही, अब शायद नाम खुद ब खुद निकाल दिया जाएगा। मलकू का नाम जो है वो अब उम्मीद यही है कि ECL से निकल जाएगा, PNI ECL जो लिस्ट है उससे निकल जाएगा, PNI क्या जो भी PNI लिस्ट होती है उससे उनका नाम निकल जाएगा और वो पुरुमीद हैं कि वो बाहर जाकर अपना काम कर सकेंगे और वो बैरून मुल्क ट्रैवल कर सकेंगे। देखते हैं क्या होता है। बहरहाल ये इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।